सपोज कोई अप्रोच कर रहा है, मैं आपको अप्रोच किया कि मैं लिस्ट करने वाला हूँ या मैं लिस्टेड हूँ, तो व्हाट वुड बी योर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग दिस कंपनी? मेन बोर्ड में इतनी सारी कंपनियां, जो निफ्टी के स्टॉक है वो खत्म हो गए आज, तो रिस्क तो सब में है। एग्जिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा सेगमेंट है इसमें एग्जिट इज अ बिग प्रॉब्लम। आप जाके घर पे जाके पूछोगे पापा मेरे को कि लड़की पसंद आ गई, मैं उसको हाँ बोलूं, आपके दोस्त को बोलूं, पता चले तब तक आपका दोस्त ही उसको आई लव यू बोल के पटा लिया। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा स्टॉक में। अच्छा। Welcome everyone for this beautiful face-to-face live session. We did similar session last time with the MD of Bombay Stock Exchange. और उसके बाद से BSE stock बहुत चला है, right? And today we have opportunity. We'll do face-to-face live with Guna Bhai. Guna Bhai doesn't need any introduction, I think. The new generation of investors, द न्यू इंडिया, जो नया भारत क्रिएट हो रहा है, उसमें इन्वेस्टर्स लाइक गुना भाई हैज़ क्रिएटेड ट्रमेंडस वैल्यू। और इनका जो पैशन है, इनका जो एनर्जी है, इनका जो एक जज्बा है कि भारत को आगे बढ़ाना है, और जो छोटी कंपनीज़ है उन पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा, ये काफ़ी कमेंडेबल है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस, एंड लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन, सो मैं अपनी तरफ से कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। आपकी जर्नी एक जाननी ज़रूरी है कि हाउ डिड यू स्टार्ट? आप पहले से इन्वेस्टर थे ना, यू वर एंटरप्रेन्योर हु टर्न इनटू इन्वेस्टर? सो थैंक यू, गुड आफ्टरनून। पहले तो आप लोगों को आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप हमारे को जैसे लोगों को सुनने आए हैं, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए पहले तो, ठीक है, और वो भी पैसे दे के। सो एनीवे, सो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करता हूँ। सो आई पास्ड आउट इन 97। I became an accidental CA, and till 2013 I was a full time into practice, and मैंने कभी इन्वेस्टमेंट के पास या स्टॉक ब्रोकिंग, हम तो मारवाड़ी कम्युनिटी से आ रहे, वो भी चेन्नई से, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और स्टॉक मार्केट तो बहुत दूर है, मतलब हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, और समझ भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा नहीं थी। तो 2013 में मल्टीपल थिंग्स हैपेंड, एंड देन आई हैड टू बिकम एन एक्सीडेंटल इन्वेस्टर। आई हैड नो चॉइस, बट इधर आई हैड टू डू, मतलब पैसा जल्दी कमाना था, तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो जुआ खेलूँ, मतलब घोड़ा खेलूँ, ऐसा कुछ करूँ, या फिर मैं इक्विटी में आऊँ। इक्विटी जुआ नहीं है, बट पैसा जल्दी बन सकता है, ये समझ आया मेरे को। सो देन आई चूज द ईजी पार्ट, विच इज़ इक्विटी, एंड फ्रॉम देयर इन 2017 आई लॉस्ट माई मदर, एंड for 10 days I was in depression, क्योंकि पैसा भी ठीक ठाक था, I had good knowledge, सब कॉन्टैक्ट अच्छे थे, फिर भी I couldn't save my mother because of cancer। तो उस दिन समझ आया ये जो भी पैसा है ना, मार्क टू मार्क है, ये कुछ लेकर ही जा सकते हो। सो आई थॉट आफ्टर 10 दिन डिप्रेशन में था मैं, तो कुछ घर से मम्मी के वो तस्वीर थी उसके नीचे बैठा था, और ऐसे बैठा था। फिर एक दिन समझ आया कि घर वाले अपने को शेर समझते हैं, और शेर जंगल में अच्छा लगता है। So then that day I decided to try and help first generation entrepreneurs, companies which are into stress, emerging company जिसके पास विजन है, उस कंपनियों को हेल्प करने का। देखो, अच्छी कंपनी को तो हर आदमी हेल्प कर सकता है, बड़ी कंपनी को हर आदमी पैसा दे देता है, छोटा कंपनी को, छोटा इन द सेंस इन द टाइम्स ऑफ स्केल, नॉट इन द टाइम्स ऑफ विजन, एंड नॉट दैट दे डोंट हैव द विजन टू ग्रो बिग। सो उधर से जर्नी चालू किया, एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प मी, एंड टुडे वी हैव डन मतलब करीबन 12,000 करोड़ रुपये हमने रेस करके दिया छोटे फर्स्ट जनरेशन बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट कंपनीज़ को। एंड आई टेल यू, मतलब 100 बैगर्स वाले स्टॉक मिले होंगे, या 50 बैगर है, 200 भी है, लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन एक
फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने का और नौकरियां बचाने का, मतलब वी वुड हैव सेव्ड मोर देन 10,000 जॉब्स यू वुड हैव सेव्ड. सो उसका मज़ा अलग है. और मैं ये मानता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ना है तो वी विल रिक्वायर लॉट ऑफ एमर्जिंग स्मॉल कंपनीज, MSME कंपनीज. ये इसकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शुरुआत है बड़े बनने के लिए. एंड समबडी हैज़ टू हैव द करेज टू इन्वेस्ट इन दोज टाइप ऑफ कंपनीज. और द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ नॉट द इन्वेस्टमेंट. आप एक छोटी कंपनी में पैसा डालना है और आप किसी को बोला यार ये कंपनी में तकलीफ है, इस कंपनी में लॉकडाउन हुआ है, ये कंपनी का बैंकरप्सी में है, और आप उसमें पैसा डालते हो ना, तो जनरली लोग आपको बोलते हैं पागल आदमी है यार. कल अजय शर्मा जी ने बहुत सही बोला कि आप कोई 50 करोड़ रुपया मांगे रॉकेट बनाने के और आप बोलते पागल हो गया यार, कुछ भी आके पूछता है. तो ये ऐसे इन्वेस्टर भी बहुत तकलीफ होता है कि आप एक छोटी कंपनी में किसी तकलीफ इन द सेंस बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है, कैश फ्लो में तकलीफ होती है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ में तकलीफ होती है, हम वो दे रहे हैं. तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड अच्छे का अच्छा ही होता है. तो वी हैड अ फैंटास्टिक जर्नी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट हम अच्छा करेंगे. और सब लोग जो भी MSME या माइक्रो कैप या जो हम एक अपने आप को एक छोटा VC समझते हैं, हमारा माइंडसेट वैसा है. देखो VC में क्या होता है कि एक $10 बिलियन का राइट ऑफ होता है ना, कोई कुछ पूछता नहीं है. एक MSME कंपनी फट जाती है ना तो 4 बार पूछते, देख पैसा गया ना तेरा, पैसा गया ना. बट एक के सामने 100 जिंदा है, अब उसको भी तो देखो. सो ये मेरा छोटा बैकग्राउंड है. लवली. गुरा भाई, SME MSME हम लोग आजकल वर्ड वी आर हियरिंग मोर बिकॉज ऑफ द SME सेगमेंट विच हैज कम इन द एक्सचेंज. ठीक है, बट एक बार थोड़ा उसके पीछे भी चले जाते हैं कि एक टिपिकल एंटरप्रेन्योर की जर्नी फ्रॉम एन SME टू मीडियम एंटरप्राइज टू अ लार्ज एंटरप्राइज, टिपिकली आपने अपने हाथों से देखा होगा कि एक एंटरप्रेन्योर चालू करता है एक छोटे से, तो ये एक बार जर्नी के थ्रू जाते हैं, देन विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड इट. सो मैं एक क्लासिकल एग्जांपल, जब मैं CA प्रैक्टिस करता था तो मैंने ना बहुत सारे छोटे छोटे फार्मा कंपनीज को बड़े होते देखा है. बिकॉज मेरा जो सबसे बड़ा क्लाइंट था वो एक फार्मा एक्सिपिएंट सप्लायर था, और उसके चक्कर में ना मेरे को बहुत. सो आई हैव सीन अजंता फार्मा, आई हैव सीन सेनोर, स्टाइड एग्रो लैब्स, आई हैव सीन नेटको, आई हैव सीन सो मेनी कंपनी. फार्मा बेसिकली फार्मा कंपनी से छोटे होते बड़ा देखा है. तो उसी दिन दिमाग सेट हो गया कि जो करना है तो छोटा कंपनी से बड़ा करना. एक मतलब बहुत लोग, कल मेरे को किसी ने पूछा कि छोटी कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन में बड़े लोग आते नहीं हैं, तो उसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जो मेरा फर्स्ट बेट था 25 करोड़ का मार्केट कैप था कंपनी, आज 20,000 है. लास्ट देखा नहीं करेक्शन में कितना हो गया. 14,000 करोड़ मार्केट कैप तक एक इंस्टीट्यूशन नहीं था. सो आई हैव सीन कंपनीज ग्रोइंग फ्रॉम स्क्रैच. एक मेडिकल रेप से, एक US FDA प्लांट से एक इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप बनते देखा है. सो छोटी कंपनी से बड़ी जब होता है ना, उसको सिर्फ 2 ही चाहिए मेरे हिसाब से. 2 चीज़ चाहिए होती है, एक कोई हिम्मत देने वाला और एक बैंडविड्थ देने वाला चाहिए. मैं हूँ ना बोलने वाला चाहिए, भाई तू करता रहे, मैं पीछे हूँ तेरे, और वो काम कर लेता है. और बहुत लोगों को पता नहीं कि एक बहुत फेमस बैंक है, उसके जो इनिशियल टॉप 10 मेंबर थे, जो इन्वेस्टर थे बोले या टीम थी, उसमें एक मेरा अच्छा दोस्त है. दोस्त तो बोल नहीं सकता हूँ, बहुत बड़े हैं मेरे से, बट तो वो मेरे को बताते थे यार जब हमने कंपनी चालू करी थी वो बैंक, तो भाव 60 रुपये हो गया था. तो हम सब बड़े बड़े नाम नहीं ले सकते क्योंकि इट वॉन्ट बी राइट डाइवलिजिंग देयर नेम, बट वो बोलते थे यार, बोले सर पागल है, वो बॉम्बे का एक बहुत बड़ा बादशाह है, वो शाहरुख खान नहीं, ये इक्विटी वाला. तो बोले यार कंटिन्यूस ले रहा, भाव 60 रुपये आया. तो हम सब ने ना 10-10 हज़ार शेयर बेच दिए. एंड टुडे दैट बैंक इज़ मोर देन 3 लाख करोड़. तो अपने को ऐसा लगता है हर कंपनी छोटी से बड़ी होती है. लोग जो जनरली बोलते हैं ना कि छोटी कंपनी में नहीं डालना, बड़ी कंपनी में डालना चाहिए. तो अगर सब बड़ी में डालेंगे तो छोटी में कौन डालेगा. और छोटी बड़ी होती है. मैंने कोई किसी, मतलब मैंने नहीं देखा किसी, कोई भी माँ के कोख से बच्चा जो 6 महीने का पैदा नहीं होता, मतलब सीधा 6 साल का पैदा होता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है. तो छोटी कंपनी बड़ी होती है. तो ये जो काफ़ी बार दुख भी होता है कि यार ऐसा क्यों बोलते हैं. मतलब आई थिंक कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि, मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है या लोगों को सुना है, ये बोलते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं लिखा कि ये प्लेटफॉर्म वाली कंपनी हल्की होती है, ये बड़ी होती है.
तो आज कोई नेस्डेक वाला आदमी बोलेगा एनएससी बहुत छोटा है तुम्हारे लिए, तो उसके लिए तो एनएससी भी छोटी है। तो हिंदुस्तान की जो जितनी मार्केट कैप है, आई थिंक 3 ट्रिलियन डॉलर, उतनी तो एक ही कंपनी है यूएस की। तो छोटा बड़ा का ये आपने हमने माइंड में बना लिया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कभी एक दिन करके देखो, एक एमएसएमई को सपोर्ट करके देखो, वो जो दिल को सुकून मिलेगा ना, अनबिलीवेबल मिलेगा। मतलब मैं आपको ये चैलेंज बोल सकता हूँ कि विवेक बजाज जी का शो के बाद सबसे ज़्यादा सुकून उसमें मिलेगा आपको। तो स्वीट, दिस इज़ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, हमेशा हमको लगता है कि हम क्योंकि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट किया तो रिटर्न आएगा, कब आएगा नहीं आएगा, पैसे डूब जाएंगे। बट ये जो एस्पेक्ट है कि आप छोटी कंपनी में, या आई मीन ठीक है, सिम्बॉलिकली वी आर यूजिंग द वर्ड छोटी बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप, हाँ, उनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो कुछ करना चाहता है लाइफ में, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। जो कि पहले बैंक्स का एक रोल था, राइट। और कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम ने अपना रोल शायद चेंज कर लिया। मे बी लॉ चेंज हुए वैसे, या बैंक्स का रवैया भी चेंज हो गया कि भैया आप पैसा मुझसे ले रहे हो तो आप कोलैटरल में क्या दोगे, आपने नहीं दिया पैसा, क्यों नहीं दिया, मैं एनपीए कर देता हूँ। तो मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने बिजनेस किया, एंड बिकॉज ऑफ द बैंक लोन देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस। वो बैंक को अपना 15%, 16%, 18% लेना ही है उनसे। उसका बिजनेस खराब हो रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि बैंक मैनेजर का तो रोल ही यही है कि आप नहीं देंगे पैसा तो मैं कल एनपीए कर दूंगा। तो ये ट्रांजिशन इंडिया में जो हुआ फ्रॉम अ बैंकिंग डोमिनेटेड सपोर्ट टू अ स्मॉल बिजनेसमैन टू अ मोर इक्विटी इन्वेस्टिंग, ये ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बात करें। तो इसमें ना 2-3 और पहलू भी है। जो अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि जो इस ज़माने का जो इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं वो एक रिस्क कैपिटल देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है, जो यूएस में होता था वो कहीं ना कहीं उस स्केल में नहीं है, बट आई थिंक वो जो चिंगारी है, पहला जो मूव है। आज देखो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ऐसी कंपनियों में बना रहे हैं पैसा और इन्वेस्ट किए हैं जो शायद कभी कोई नहीं डाल सकता था। तो दैट हैज चेंज्ड। एंड जो सबसे बड़ा आपका जो पॉइंट है ना, बैंकों में प्रॉब्लम क्या है कि आज एक किसान का समझो एक साइकिल खराब हो गया, एक फसल खराब हो गया, तो ज़्यादा उसको क्या है कि सरकार माफ़ कर दी थी, इलेक्शन आई तो वैसे ही माफ़ हो जाता है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो हमारा अन्नदाता है, तो आई डोंट वांट टू बैड माउथ देम, बट द पॉइंट हियर इज कि लोग समझते हैं कि भाई बारिश बहुत हो गया या पेस्टिसाइड अटैक ज़्यादा हो गया, वो फसल खराब हो गई, सो आउट ऑफ लार्जर रोल वी सेड ठीक है माफ़ हो गया, अगले साल कर लेंगे। और उसमें भी हर आदमी नहीं होता है, उसके भी तकदीर अच्छे नहीं, उस समय उसके चुनाव होने चाहिए तो उसको माफ़ मिल जाता है। बट एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि उसने एक कुछ नया करने का सोचा है, दैट प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर सम रीज़न। देखो एक धंधे में चोरी वो अलग बात है, मैं उस पर डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद चॉइस क्या है, वो तो बैंक सब जब्त कर देता है और जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी सब उसके पीछे लग जाती है। यूएस में क्या है कि आपने एक धंधा किया, फेल हुआ, चैप्टर 11 फाइन किया और दूसरे धंधे पे आ जाती हो, तीसरे धंधे पे, चौथे धंधा सक्सेस ही होता है। यहाँ पे अगर कोई अरे वो पता देख ये पता कौन है, ये अपने पैसे डूबे थे ना वही प्रमोटर ही है, और ये देख ये कौन है, मालूम है ये सब उस कंपनी में पैसा डाल के ये इन्वेस्टर था पागल, सब पैसे डूब गए। तो यहाँ पे वी फील अशेम्ड बैकिंग अ एमएसएमई कंपनीज और छोटी कंपनी में। तो मेरे हिसाब से फेल होना कोई गलत नहीं है, बहुत आप ट्राई किए, फेल कौन होता है, जिसने एफर्ट डाला वही फेल होता है ना। सो जो चेंज आया है, ये चेंज आया है कि देर आर गुड नंबर ऑफ, यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं जो छोटी कंपनियों में डालते हैं और उनको मतलब दे गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प देम। सो दो मेजर बदलाव आया है, एक तो माइंडसेट का बदलाव है, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज का जनरेशन का जो एंटरप्रेन्योर है वो समझता है मार्केट कैप, और वो ये समझता है कि आई विल बी 80% ओनर ऑफ दिस कंपनी बट आई कैन हैव माई लाइफ पीसफुल, मैं रात को अच्छे से सो सकता हूँ। वो ग्रोथ के लिए 20% डाइल्यूट करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला जैसा एंटरप्रेन्योर वो सोचता है नहीं मैं मेहनत करूँ, उसको क्यों कमा के दूँ, ऐसा इस जनरेशन में फ़र्क है। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। बैंक अपनी जगह में, सी बैंक क्या करती है, आपके पास एसेट है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, मतलब मैं एक कंपनी में पैसा डाला हूँ जिसका फादर रेलवे पोर्टर है, जिसकी मदर घर पे भांडे घसती है, एंड दैट कंपनी केम टू मी इन 2019। वो एक इंजीनियरिंग, कलकत्ता का ये इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट बच्चा था,
कुछ 60-70 लाख रुपए का उसका मंथली टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर था। एंड टुडे इज ए सेलिब्रिटी, उसका मंथली सेल 7 करोड़ के है और हिंदुस्तान के मतलब बहुत फेमस ब्रांड है। अगेन आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज पता नहीं इसमें क्या कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट बहुत फेमस नाम है। तो आप नहीं देते तो वो क्या करता है, वो तो कुछ फिर वो भी रेलवे पोर्टर बनता है या कुछ तो करता। आप देखो, सबको ये चाहिए कि भाई अमेरिका जैसा इंडिया को बनना है, जापान जैसा बनना है, चाइना जैसे बनना है, उनको बनना है। बट आपने क्या योगदान दिया उस पर? आपने तो कुछ दिया नहीं। आपको पैसे डाल के पैसे डाल के पैसा बनाना जरूरी है, बट देयर इज समथिंग मोर देन दैट। आपने अगर एक ढंग का पैसा बना लिया तो आपका पैसा सोशल इम्पैक्ट करता है, उसके कारण और मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जैसे और 100 लोग बने वैसे, जो इस तरह के सोचे, तभी एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। आप बोलते हो यार इंडिया में एप्पल बना नहीं, गूगल नहीं बना, ये डीप सीक यहाँ में नहीं बना, कैसे बनेगा? और ब्यूटी देखो, यहाँ का बंदा अमेरिका जाता है और वो कंपनी का हेड है। आप हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे को देखो, जो शार्प लोग हैं, तो अमेरिका के जो टॉप 15-20 ब्रांड है उसमें तो 10-15 तो वही हेड करते हैं। तो ऐसा क्या कोई हिंदुस्तान में नहीं कर पाते, उधर कर पाते हैं? तो एनीवे, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये है कि इट्स ए कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड समय, वी आर ओनली जस्ट, इट्स मैटर ऑफ टाइम। अपने को इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना भी समय आएगा और बहुत जल्दी आएगा। एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस। सो मे बी नेक्स्ट सेशन जब अपन करेंगे, we'll have a lot more to tell good things about how companies have transformed from a छोटा प्लेटफॉर्म, MSME प्लेटफॉर्म टू लार्जर प्लेटफॉर्म। और आपने बहुत सारी कंपनियां दिखेगी, बट वी नीड टू गिव सम टाइम टू देम। और जितनी भी बड़ी कंपनी बनी है वो समय लेके बनी है, ओवरनाइट तो कोई नहीं बनी है। बहुत कम कंपनी है जो ओवरनाइट बनी है। या कल भी अजय शर्मा जी का जब चल रहा था प्रेजेंटेशन, ही डिड मेंशन दैट समय लगता है, इट इज़ नॉट कि हम, लेकिन भावुक में हमको तुरंत उसका इम्पैक्ट चाहिए कि आज ज़्यादा है तो तुरंत पैसा चाहिए। तो आपने जब चालू किया था तो उस समय SME सेगमेंट प्रोबेबली वाज लॉन्च और इट वाज नॉट देयर, सो यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द मेन बोर्ड स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कंपनीज? तो नहीं, तो मेरा जो पहले 6 कंपनीज है सब माइक्रो कैप ही थे, बट मेन बोर्ड कंपनी थी। मेन बोर्ड कंपनी उस टाइम SME कंपनी जस्ट चालू हुआ था। SME 2013-14 में, शायद हो सकता है 11 में लॉन्च हुआ, पता नहीं, बट 13 में उसका थोड़ा बड़ा दबदबा चालू हो गया था। बट मेरा जो एटलीस्ट जो पहले 5-6 बेट है वो सब मेन बोर्ड थे। और जो मेरा पहला बेट था वो 25 करोड़ वाला मार्केट के बाद 20,000 करोड़ है। ठीक है, हमने इतना रखा नहीं क्योंकि अपनी इतनी समझ में नहीं है, नहीं तो हम 2013 में यहाँ के बैठ जाते। तो बट अच्छा लगता है, मतलब व्हेन यू सी कंपनीज, स्मॉल कंपनीज ग्रोइंग दैट बिग ना, जो आपको जो इंस्पिरेशन मिलता है ना, देखो शाहरुख खान जैसे हर आदमी एक ड्रामा आर्टिस्ट से बैठ के सर्कस से लेके आज एक बादशाह बना है और बहुत सारे लोगों उनके फैन हो गए, वो भी जबरन फैन हुए हैं, और इसी पैसे से वो रईस भी बना है और बहुत लोगों को मोहब्बतें भी करते हैं वो, और बहुत लोगों के दिल भी पागल हो गया उसके चेहरे में। तो हमको ऐसा लगता है कि SME भी वैसे ही होगा, बहुत सारे फैन बहुत जल्दी आएंगे उसके भी, और बहुत सारे दिल वाले भी उसके साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़े फैन हैं आप, समझ में आ रहा है। आप बाजीगर रह गया कुछ। हाँ नहीं, बट लेकिन कोई डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। बट बाजीगर तो क्या, बहुत लोगों को डर लगता है ना आज भी। प्रॉब्लम वो है। गुड वन, वेरी नाइस। बट एक जरूर है, एक दिन राजू बन गया जेंटलमैन, बनेगा। बट आई वांट टू गो बैक टू दैट क्वेश्चन कि आपने मेन बोर्ड में किया और फिर SME सेगमेंट आ गया, तो ऑल ऑफ अस इन्वेस्टर हियर, हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं वो SME सेगमेंट, प्रॉब्ली फॉर सम रीज़न उसको थोड़ा सा उस कैटेगरी में डाला हुआ है कि यार वो रिस्की है, वहाँ मैनिपुलेशन ज़्यादा होते हैं, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बट जो मेन क्वेश्चन है कि मेन बोर्ड में इन्वेस्ट जिस कंपनी में आपने किया और फिर SME में किया, तो आपके लिए क्या डिफरेंट है? तो हॉनेस्टली स्पीकिंग, आज भी मैं मेन बोर्ड में करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेन बोर्ड में SME एक प्लेटफॉर्म बन गया इसलिए SME स्टॉक है, बट मेरे लिए तो वो एक ही माइक्रो कैप कंपनीज है, वो प्लेटफॉर्म इधर वो आपके लिए NSE और BSE है, मेरे लिए वो मेन बोर्ड और SME है। मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं है। एंड
ऐसा नहीं कि हम कंपनी ढूंढते हैं एसएमई में और कंपनी फिर उसको लेके होमवर्क करते हैं और रिसर्च करके बढ़ते हैं। हम तो कंपनियां ढूंढते हैं फिर देखते अच्छा एसएमई में, अच्छा मेन बोर्ड में। सो ऐसा नहीं अभी हम लास्ट अभी 10 दिन से जिस तरीके से माहौल है तो वी हैव आइडेंटिफाइड 2 बैंकक्रप्ट कंपनीज। इफ ऑल गोज वेल तो जितना मार्केट कैप है वो अगले 2 साल में उतना पैसा कमा सकता है। रिस्क है उसमें, बट रिस्क क्या है कि आपने अगर होमवर्क किया, देखो क्या है, पायलट है वो भी गाड़ी चलाता है, ट्रक वाला ड्राइवर है वो भी गाड़ी चलाता है, और ऑटो रिक्शा वाला भी ड्राइवर है वो भी गाड़ी चलाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपने अगर ड्राइवर को पायलट बना दिया तो प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या करना चाहिए। तो एसएमई कंपनी में या माइक्रो कैप कंपनीज में जैसे आपने बताया हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो कंपनी से मतलब है, और हमारे वो जो एसओपी जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे स्केटलबर्ग में मैच हो जाते हैं हम कर लेते हैं उसको। तो वो प्रोसेस पे भी अपना चर्चा करेंगे कि आपके क्या क्या चेकलिस्ट हैं। तो एक पॉइंट आपका मैं मिस कर दिया जो आपने बोला रिस्क का। 100% है, ऐसा नहीं है। देखो ये एसएमई में ना छोटी कंपनी में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ वाई पीपल फियर इट। क्योंकि क्या है अब 100 कंपनी में 10 कंपनी उभर के आएगी, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आपने यहाँ पे गोवा में मिल लिया, बोले गुना भाई क्या लेना चाहिए, मैंने 5 स्टॉक बोले, वो बेचारा वो एक ही स्टॉक लिया और वो मर गया। तो उसको लगता है यार सब बेकार है, एसएमई होना ही नहीं चाहिए सब है। बट हालांकि हमारे केस में जनरली ऐसा होता नहीं, बट फिर भी कल हो सकता है। सो जब डे 1 पे अगर आपको पता चल जाता है इसमें रिस्क है तो आदमी घबरा जाता है। मेन बोर्ड में इतनी सारी कंपनियां जो निफ्टी के स्टॉक है वो खत्म हो गए आज, तो रिस्क तो सब में है। ठीक है, एक हवाई जहाज की कंपनी थी जो निफ्टी में थी, आज हवा में उड़ गई, वो तो जमीन पे आ गई वो। ठीक है, और एक बैंक थी सब उसको यस यस बोलते थे, आज नो दिख रहा है। ठीक है, सो हादसा तो किधर भी हो सकता है। ये जो माइंड का परसेप्शन है ना कि छोटी कंपनी में ज़्यादा तकलीफ है, बड़ी कंपनी में बड़ी है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉकबस्टर का बड़े स्टार की मूवी फ्लॉप नहीं होती है, और छोटे छोटे स्टार की कंपनी पिक्चर भी स्त्री बन जाती है, सॉरी स्त्री 2 बन जाती है। ऐसा नहीं है, मतलब पिक्चर जस्ट बिकॉज यू गॉट अ ग्रेट स्टार कास्ट इट डजंट गारंटी योर सक्सेस। तो वैसे ही है कि सिर्फ मेन बोर्ड की कंपनी होने से कोई सक्सेस होना कोई ज़रूरी नहीं है ना। एक बार इसको मैं थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश, जैसे वीसी कम्युनिटी है तो वहाँ हम लोग हमेशा पढ़ते हैं या समझते हैं कि 10 में से 3 ही कंपनी सक्सेसफुल होती है वहाँ पे, और वो 3 का फिर इतना हाई वैल्यूएशन हो जाता है कि वो 97 का मॉडरेट परफॉर्मेंस को कॉम्पनसेट कर देती है। तो 3% मान लेते हैं कि जब सीड स्टेज में या स्टार्टअप स्टेज में कोई कंपनी होती है तो 3% उसका सक्सेस रेट है। एसएमई के अंदर में इससे ज़्यादा होगा लॉजिकली, बिकॉज वहाँ थोड़ी मेच्योर कंपनीज होती है, प्रॉफिट है या एटलीस्ट रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है, प्रॉफिट का विजिबिलिटी दिख रहा है, तो वहाँ परसेंटेज थोड़ा बेटर होगा। सो कैन वी गिव दैट नंबर? और फिर उसके बाद से मिड कैप वो बन जाती है तो उसका क्या परसेंटेज होगा सक्सेस का कि चलेगी, और लार्ज कैप का कितना सक्सेस का परसेंटेज होगा? जो सबसे डिफरेंशिएटर ये है कि एसएमई कंपनीज में स्किन इन द गेम है। प्रमोटर ने अपना पैसा डाला है, 5 साल 10 साल उसमें रगड़ा है। स्टार्टअप में तो क्या प्रमोटर, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, हर एक धंधा अपने अपने जगह सही है। बाकी शाहरुख खान का जो स्टॉल है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता है। तो एसएमई में भी सेम है कि प्रमोटर का उसका स्किन इन द गेम होता है। प्रमोटर बहुत मेहनत करता है, पैसा भी डालता है, और फिर आपके पास आता है। पहले ये होता था कि सिर्फ परसेंटेज, मेरे पास तो डेटा नहीं, बट जनरली ये होता था कि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता था, पहले जो एसएमई की 10 कंपनी आती थी ना, तो बहुत बार ऐसा होता था कि 2-2 महीने तक मेरे को कोई कंपनी इच्छा लेने की इच्छा भी नहीं होती थी। एकदम बहुत बोल नहीं सकता हूँ कि भाई कंपनी गलत है, बट उनकी फंडामेंटल सी क्रेडेंशियल भी बहुत एवरेज थे। इस बार के जो एसएमईज आए हैं, अगर आप देखोगे सो बहुत सारे एसएमई दे हैव एक्चुअली डन वेल एंड दे आर डूइंग सम, मतलब मैं आपको घंटों बता सकता हूँ एग्जाम्पल। बहुत सारी चीज़ कैमरा के सामने नहीं बता सकते क्योंकि उसका एक, वी डोंट वांट टू एम्बैरेस द प्रमोटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केटिंग या जो भी उसने किया हासिल किया है वो समय बताएगा। बट पॉइंट ये है कि अभी के जो एसएमईज आ रहे हैं उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है ना, ये पहले जैसा था। पहले तो क्या वैक्सीन नहीं था, कुछ नहीं थे, घर पे 10 बच्चे होते थे क्योंकि 3 ही बचते थे। ठीक है, लेकिन अभी 2 है तो दोनों बचते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ठीक है, गॉड फॉरबिड कभी कभार कुछ हादसा हो गया, बाकी अभी ऐसा नहीं कि आदमी 10-10 बच्चे पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि इलाज अच्छा हो गया, इकोसिस्टम हेल्थ का अच्छा हो गया, लोग समझते हैं।
सेम विथ एसएमई। अभी जो एसएमई आ रही है काफ़ी सारी ठीक कंपनी आती है। बीच में एक पीरियड था जो अभी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड कि गलत चीज़ होने लग गया, जो मैंने अपने एक अगस्त के एक कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि देखो मेला होता तभी पिक पॉकेटर मिलेंगे, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कि खाली सड़क पे कोई आके पिक पॉकेट मार के जाएगा, क्या करके जाएगा, अनलेस उसके पास कोई हथियार हो तो बात अलग है। बट जनरली तो अभी वाले जो कंपनीज है ना, मेरे को लगता है कि जो मोर्टेलिटी पहले 4-5% ही बचते थे, मेरे को लगता है अभी 100 में से 50 तो खत्म हो जाएगी, 10-20 ठीक ठाक कर लेगी, 10-20 अच्छा रहेगी और 10% तो बहुत अच्छा करेगी। वाह, ये मेरा मानना है। अब आप मेरे को पूछोगे कि ये तो वक्त बताएगा कि ये जो फार्मूला है जो मैंने परसेंटेज बताया वो सही है नहीं है, बट हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने जो पिछले 2 साल में टॉप लाइन था वो आज का बॉटम लाइन है, और आज का जो टॉप लाइन है वो 2 साल में उसकी बॉटम लाइन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मतलब हमारे पोर्टफोलियो में एक कंपनी को छोड़ के सब कंपनियों में कैपेक्स हो रहा है। सो एंड जो सबसे एक अच्छी बात जो अभी आ रही है कि 7 ऑफ आवर पोर्टफोलियो दे डिड आईपीओ नॉट फॉर मनी। ये सबसे बड़ी बात है। एसएमई कंपनी में पैसे के लिए आईपीओ नहीं किए, उनको सिर्फ विजिबिलिटी के लिए चाहिए, उनको अपने स्टाफ को रिटेन करने के लिए चाहिए, उनको अपने ब्रांड को इमेज बढ़ाने के लिए चाहिए। तो क्या होता है कि बहुत छोटी कंपनी होती है तो फॉरेन जब कॉन्ट्रैक्ट देता है बोलते यार वो तो बहुत छोटी कंपनी, जब उसको देखते अच्छा एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसका लगता है कि चलो ठीक ठाक इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उसके लिए वो करते हैं। और बहुत सारे ऐसा एसएमई प्रमोटर जो खुद फैमिली उनके बहुत अच्छे परिवार से, पैसे वाले परिवार से आते हैं, बट फिर भी आईपीओ करते हैं क्योंकि उसको भी पीयर प्रेशर है। अरे यार ये तो कंपनी कुछ नहीं था, ये लिस्ट करके ऐसा कर दिया, मैं तो इससे अच्छी कंपनी हूँ, चल मैं भी करवा देता हूँ। तो दैट हैज चेंज नाउ। आई डोंट नो वेदर इज गुड और बैड, बट आई थिंक मेरे हिसाब से वो अच्छा है। दिस विल इंस्पायर लॉट मोर टू कम टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म, और काफ़ी से अच्छी कंपनी अपने को मिलेगी। तो एक बार आपके प्रोसेस पे चलते हैं, फिर वहाँ से मैं और इसी पॉइंट को बाद में कंटिन्यू करूँगा। तो सपोज कोई अप्रोच कर रहा है, मैं आपको अप्रोच किया कि मैं लिस्ट करने वाला हूँ या मैं लिस्टेड हूँ, तो व्हाट वुड बी योर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग दिस कंपनी? सर देखो छोटी कंपनी में ना वैसे भी बहुत प्रोसेस कोई बहुत बड़ा नहीं होता, इट इज़ मोर ऑफ अ गट। ठीक है, योर बेट। छोटी कंपनी में देयर इज नथिंग ऑन द बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज ऑन द विजन ऑफ द प्रमोटर। वो आप उस पर लीप ऑफ फेथ, आपको ये अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहिए कि ये आदमी बड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता है, एंड दैट कम्स ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। आप अभी मेरे दादाजी बोलते थे कि पहले 5 साल जब सीए पास किया तो मेरे को एक सलाह दी थी पहले दिन कि गुना पहले 5 साल तू काम कर, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर काम कर कुछ तो मिलेगा, फिर कुछ मत कर सब कुछ मिलेगा। nice. आपको सिर्फ ये देखना है कि पहला फेज और सेकेंड फेज को आप कितना जल्दी शॉर्टन करते हो और सीधा थर्ड फेज में आते हो। सो प्रोसेस जनरली हमारा जो सीएस में वी जनरली डोंट इनवाइट प्रमोटर्स, हम खुद जाके ढूंढते हैं। हम महीने में 20-22 दिन ट्रैवल करते हैं, हमारी टीम करती है, एंड वी ट्राई टू सोर्स। सी जनरली हम ना मैट्रिमोनी साइट में ना लड़कियां नहीं देखते जनरली। हम देखते हैं कि यार हम खुद किसी के रेफरेंस की, भाई इसके बच्चा ऐसा फलाना का लड़का इस कॉलेज में पढ़ता, बच्चा अच्छा है, हम उस रेफरेंस से ज़्यादा जाते हैं, लंबा टिकता है। तो वंस यू फाइंड अ कंपनी, अपने अपने सबके आइडेंटिफिकेशन के टेक्निक है, तो आप रेफरेंसेस या नोन के थ्रू ज़्यादा अप्रोच करते हैं। बट आप ये जो पॉइंट है ना कि प्रमोटर को ही वैल्यूएट करना है, तो कई बार ये बहुत सब्जेक्टिव है। तो हाउ जो शुरुआत कर रहा है, सपोज मुझे पहली एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हाउ डू आई इवैल्यूएट अ प्रमोटर? उसको ऑब्जेक्टिफाई थोड़ा करिए ना। एक्चुअली ना इसको ये कैसा है, माँ का प्यार जैसा है। अब आप उसको ना एहसास कर सकते हो, आप ज़्यादा बता नहीं सकते। आप कोई पूछेगा कि माँ का प्यार कितना है, मैं ये नहीं बोल सकता इतना है और इतना है, वो तो मैं एहसास करके दे सकता हूँ। एसएमई का जो प्रमोटर का असेसमेंट भी है ना, वो एक प्रोसेस है, वो जो आपका इनर इंस्टिंक्ट बोलेगा कि वो ये कर लेगा, ये खींच लेगा। सो आई टेल यू, हमने जो छोटे छोटे इसको ये मैंने ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, लेकिन जनरली व्हाट वी डू, हम प्रमोटर को जब पहली बात यह कि हमारा पहला मीटिंग मिनिमम 3 घंटा रखते हैं प्रमोटर के साथ। 3 घंटा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर वो अमिताभ बच्चन भी रहे ना, 3 घंटे के बाद एक्टिंग नहीं कर सकता, पिक्चर खत्म हो जाती है। तो प्रमोटर 3 घंटे के ऊपर ना, अगर वो गुडनेस कर भी रहे ना, वो 3 घंटे बाद ना एक ऐसा लाइन बोल ही देता तो पता चल जाती उसकी औकात। ऐसा हुआ है हमारे साथ कि प्रमोटर बहुत बार ऐसा लगता है कि अंदर का गट बोलता है कि यार ये तो कुछ तो समथिंग इज अमेजिंग, समथिंग इज नॉट मैचिंग, बट प्रमोटर इतना सीजन्ड रहता है, उसको सबको पता है कि सर
इंटरव्यू देना है तो प्रिपेयर होके आता है, सब गुडी गुडी चीज़ बोलता है। बट जब आप उसको ना एक स्टेज के बाद ना वो थोड़ा लेट बैक और रिलैक्स हो जाता है, तो तब एक दो लाइन ऐसा बोल देता है, आपको समझ आ जाता है कि प्रमोटर का माइंडसेट कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। एक छोटा और क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। एक हमने कंपनी में मेरा दोस्त है, वो लेके गया मेरे को कि ना ये बहुत अच्छी कंपनी, इसको मिलते हैं। वो प्रमोटर को मिल गया, लंच टाइम हो गया था, सुबह से बैठे थे, लंच टाइम हुआ, उसका माँ का फ़ोन आया कि भाई खाना खा ले बेटा। बोला हाँ कर रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, खाना खा लिया बेटा। तो बोले मैं आपका अक्ल नहीं है, मैं तो काम करूँ या आपका ये खाने पे करूँ, मैं कर लूँगा। मतलब वो तीसरी चौथी बार जब उसकी माँ का फ़ोन आया, जिस तरीके से रिएक्ट किया, हमको तो लगा यार स्टॉप लॉस आदमी है, जो माँ को ध्यान नहीं रख सकता, हमारा क्या ध्यान रखेगा। तो हमने उसको पैसे ही नहीं दिए, एंड दैट कंपनी डिड नॉट एक्चुअली डू वेल। उसका एरोगेंसी उसको लेके चला गया। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे आदमी उसको, दिस इज व्हाट आई डू। हम एक कंपनी में गए थे और वी वेंट, सी जनरली हम जब फैक्ट्री विजिट करते हैं ना, फैक्ट्री से माहौल से पता चल जाता है। आप कोई घर पे जाते हो, लाइट वाइट एकदम अच्छा है, पेंटिंग वेंटिंग लगा है, क्रॉकरी बहुत अच्छी आती है, समझ जाना कि भाई साहब अच्छे इज वेल टू डू, पैसा अच्छा है उसके पास, तो नहीं रहता है। बहुत बार क्या होता है कि आप जाओ तो वो घर पे ना आपकी लाइटिंग फूटा है तो फूटा पड़ा रहता है, कप सॉसर एक इसको आता अलग, दूसरे को किसी का आता है, तो समझ आने कि घर की परिस्थिति या तो एकदम कंजूस है, ठीक है, लेकिन घर की परिस्थिति ठीक नहीं। आप फैक्ट्री विजिट करते हो ना, आप वो एम्प्लॉय से, वर्कर से बात करते हो तो पता चल जाता है कि आप फैक्ट्री को कितने नीट एंड टाइट, मतलब कितना क्लीन रखा है, एम्प्लॉय का, वर्कर का क्या मॉरल है। और अगर वर्कर ना अपनी सेठ के बारे में अच्छा बोलता तो समझ जाना कि यार वाकई में हम उसको नेगेटिव बोलते रहते हैं। बोले सर नहीं सर, हमारा तो बहुत बढ़िया है, हमको तो कभी इच्छा नहीं होता। देखो हमारे बहुत सिंपल है, मेरे दादाजी पूछते कि भाई टीचर कैसी है पढ़ाने में, तो बोले समझ जाना बहुत सिंपल है, जो बच्चा मंडे का वेट करता है ना तो समझ जाना वो अच्छा पढ़ता है, और जो बच्चा फ्राइडे का वेट करता है तो समझ जाना उसकी पढ़ाई में कोई मतलब नहीं है। तो जो सेम विद द वर्कर्स, अगर उसको लगता है कि प्रमोटर की बुराई, मतलब बुराई तो करना बोल गलत है, बट अगर वो चीज़ ही इज़ हैप्पी विद द प्रमोटर, ही इज़ हैप्पी विद द वर्क कल्चर, तो समझना कि सब चंगा है। दिस आर ऑल द स्मॉल थिंग, बट देन हम स्कैटल वर्क करते हैं, हम उसके कॉम्पिटिटर से बात करते हैं। और अच्छी बात यह है, हमने बहुत बार देखा है कि प्रमोटर खुद अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ करता है, एंड ऐसा प्रमोटर वाकई में हर बार मतलब हमारे केस में ना उसने अच्छा डिलीवर किया, बोथ ऑन द परफॉर्मेंस वाइज और प्राइस वाइज, दोनों अच्छा हुआ है। और ये अपने लिए सबक भी है। ऐसे ना इन्वेस्टर ना, मैं कल एक यंग बच्चा है यहाँ पे विजयवाड़ा से आया, तो मैंने उसको ये समझा रहा था कि ऐसे ना इन्वेस्टर अगर कोई अच्छा कर रहा है ना, उसको फ़ोन करके बोला बॉस बहुत बढ़िया तू पिकअप किया, तेरा स्टॉक बहुत अच्छा चला, भले अपने पास हो नहीं हो, अगर वो 10 पे आ गया उसको कंग्रेचुलेट करना है। प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर कोई अच्छा करा तो बोले यार ये कैसे अच्छा कर सकता, बाजार तो चला ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वी हैव टू शेयर हैप्पीनेस। आप एक दूसरे को और अच्छा करोगे तो आपकी उन्नति वैसी बढ़ेगी। तो ये चीज़ प्रमोटर के ऊपर भी है। जब प्रमोटर अपने कॉम्पिटिटर की सराहना करता है, अगर अच्छा हो तो आप देखना इनवेरिएबली वो प्रमोटर अच्छा ही करता है। अमेजिंग अमेजिंग। सो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरेक्शन में प्रमोटर के साथ। बट नंबर्स पे आप कब जाते हैं? इज इट आफ्टर यू हैव मेट द फाउंडर कि अब थोड़ा नंबर्स भी देख लेते हैं कि रेवेन्यू क्या है वगैरह वगैरह? जी पहले दिन तो नंबर होता ही नहीं, मैं आपको बताया ना, बैलेंस शीट में कुछ होता ही नहीं है। जी उसकी क्या है, मतलब अगर नंबर होते तो आपका मौका ही नहीं मिलता, सब बड़े लोग पहले आ जाते। नंबर नहीं होते, लेकिन उसके आपको लक्षण दिख जाते हैं कि ये सही कर रहा है। अपने को ये देखना है कि वो जो धंधा कर रहा है उसमें कितना कैश फ्लो चाहिए, जो धंधा है वो ज़्यादा चर्निंग मतलब फास्ट रोटेशन वाला है, उसके बाद जितना पैसा है पीक कैश रिक्वायरमेंट है उतना वो कर पाएगा क्या। सी छोटी कंपनी में ना खरीदना बहुत आसान है, 5 साल बाद जब ये अपन बेच सकते हैं किसी को, कोई इसको मतलब कोई लेके जा सकता है क्या? सो आई टेल यू मेरा जो पहला कंपनी हमने खरीदा, इट टुक मी 15 days टू बाई दैट स्टॉक। तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आपका स्टॉक खरीदने में 15 दिन लगता है और 1 सेकेंड में बिकता है, मतलब आपने अच्छी कंपनी ढूंढी है। सो सेम विथ नंबर्स, आपको ना पहले दिन कुछ नहीं मिल सकता, बट आपके पास ना छोटा मोटा एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये नंबर, ये जो पॉइंट क्या आज की तारीख में, पहले का फर्क था, आज की तारीख में हर छोटी कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका सिर्फ प्रॉब्लम है कैश फ्लो का।
उसके बाद इतना मार्जिन ही नहीं है, इतना ईएमडी भरने का, बैंक गारंटी देने का पैसा ही नहीं है, वो इतना सारा कंपनी का काम ले। लेकिन समझो आपने आज 50 करोड़ की कंपनी ली, आपको लगता है ये 400 करोड़ कर सकता है, बट 400 करोड़ का सामान है क्या उसके पास? 400 करोड़ तक का फ्यूल है उसके पास? अगर नहीं है तो ये कर सकता है क्या? अभी जिस प्रमोटर के पास ऑलरेडी 40% प्रमोटर होल्डिंग है, अब वो फंड रेज भी करना चाहता, अगर समझो कंपनी अच्छी भी हो, फंड रेज कैसे मिलेगा उसको? मिलेगा ही नहीं। मतलब हर आदमी दे नहीं सकता, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, बट जनरली नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक फिक्सड फार्मूला है, उस फार्मूला से आपको अच्छा ये हो गया और ये नहीं हो सकता। तो एक एक सिचुएशन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है, बट जनरली दैट कम्स ओनली बाय एक्सपीरियंस। एक कंपनी है जो 2017 में हमने ली थी, 22 करोड़ का टर्नओवर था। इस साल क्वार्टरली टर्नओवर इज 135 करोड़, मतलब ये ऑलमोस्ट रीच 155 करोड़, मतलब वो 500 करोड़ के करीब आ गया। 22 करोड़ से 500 करोड़ आया है। तो अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को सब पता था ये 500 करोड़ कर सकता, झूठ बोलता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जैसे जैसे समय आया तब मालूम पड़ेगा कि ये कर पाएगा। आज क्रिकेटर आज अच्छा खेलता है, वो 20-30 रन में तो आपको लगता है ये तो आउट हो जाएगा, ये तो एज लग जाएगा, बस 50 रन मारता है, फिर पता चलता 100 मार दिया, फिर पता चला ये तो ट्रिपल सेंचुरी मार दिया। तो आपको जब वो ग्रीस नहीं, आज ना वो देवी माता को दर्शन करके आया, उसने बैट MRF का लेके आया, ये है आज तो ट्रिपल सेंचुरी मारेगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो एज थिंग्स प्रोग्रेस यू एवेल्युएट एंड यू आर विद देम। और अपने को लगे कि नहीं ये कर नहीं पाएगा तो शायद बहुत बार बेच भी देते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। अपने को लगे कि नहीं इसकी बस की बात नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने चेंज हो जाते हैं कि ये कर नहीं पाएगा। सही। थोड़ा सा मैं नंबर वाला बात को कंटिन्यू करता हूँ कि कॉमन रेड फ्लैग्स जो आपको नंबर में दिख जाते हैं, कि क्योंकि SME कंपनीज के बुक्स बड़े सिंपल से होते हैं, इट्स नॉट लाइक लार्ज कॉन्ग्लोमरेट जिन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, तो वहाँ रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। वी हैव नितिन एंड कौशिक जो कि रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने में चैंपियंस हैं। तो SME कंपनी में आपको क्या दिखते हैं कि ये है तो मतलब ही झोल है? देखो मैं बुक्स पे आऊँगा जरूर, बट बहुत बार मैं देखा हूँ कि प्रमोटर ना वो सिर्फ स्टॉक की बात करता है, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग उधर से ही होता है। तो प्रमोटर पूरे दिन सर आप ले लो सर, आपको मैं 10x बना दूंगा, 20x बना दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वैसे मतलब वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग उधर से, बुक तो बाद में आती है, वो आदमी भी रेड फ्लैग है पहले, क्योंकि किसी को डे 1 पे पता नहीं होता। अगर इतनी अच्छी प्रमोटर होता है तो नारायण मूर्ति सर 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्फोसिस का IPO नहीं लाते, अगर उनको पता होता कि इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। प्रमोटर को डे 1 में किधर पता होता है? तो कमिंग बैक टू बुक्स में जो कॉमन सबसे इजी मेथड होता है ना, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन होता है। अगर आप देखोगे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन में पता, अच्छा उसको अपन बोलते नहीं सर मिनिमम 50 करोड़ का टर्नओवर हो तब तक आप हमारे पास मत आओ, 50 करोड़ का टर्नओवर कर लो, आप आ जाओ, हम करवा देंगे। पता चलता कि वो 15 करोड़ में रहता, 35 करोड़ तो रिलेटेड पार्टी में घुमा देता है। तो सबसे बड़ा जो है वो रिलेटेड पार्टी का अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी छोटा बड़ा है आपको कैश फ्लो से पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एंट्री घुमा रहा है या एक्चुअली में पैसा जनरेट कर रहा है। तीसरा जो आप उसके एसेट देखना, एसेट ही 2 करोड़ है और वो बोलता है मैं 70 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, वो पॉसिबल ही नहीं। एसेट टर्नओवर इतना पॉसिबल ही नहीं होता है, अनलेस 1-2 कंपनी में हमने इन्वेस्ट किए, बट नॉट टू से, बट वो पुराने जमाने में थे लोग, उन्होंने बुक्स में पूरा मशीनरी का वैल्यू नहीं दिखाया। उन्होंने 100 करोड़ में 1 करोड़ में इंपोर्ट किया, बुक्स में 15 करोड़ ही दिखाया। तो फिर आपको प्लांट विजिट में पता चल जाता है, अच्छा ये मशीन है, इसमें डेली की 20,000 बॉटल बन सकती है, कैप्सूल बन सकती है, तो इतना टर्नओवर कर सकता है, ये जो बता रहा है। और फिर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, आपके स्टाफ कितने हैं उससे आपको पता चल जाता है कि इतना टर्नओवर प्रोडक्शन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो अगर आपका इतना प्रोडक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना आना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आता इतना। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं। आई थिंक वो नितिन मंगल जी ज़्यादा बताएंगे, ये मेरा फोटे नहीं है, बट ये बेसिकली हम तो उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। बेसिक थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अभी देखना चालू किया, पहले तो वो भी नहीं देखते थे। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ना अपने भरोसे बहुत लोग डालते हैं, हमारा नफा नुकसान कोई बात नहीं है, बट क्या होता है कि बाहर लोग, अच्छे गुना जी ने लिया या फलाने ने लिया, हमारे छोटे भाई हैं वो लिए, तो लोग उसके पीछे ले लेते हैं।
अभी एक साथ हमारा साथ हुआ है कि हमने ना एक ऑब्लिगेशन में एक कंपनी में ले लिया। अच्छा, वो प्रमोटर को मैं 25 साल से जानता था, तो एक दिन रोते आया ऑफिस, मतलब इज अ फैंटास्टिक जेंटलमैन, मैंने ऑब्लिगेशन में डाल दिया। अब उसको देख के बहुत लोग डाल दिए। अभी मेरे को अफसोस हो रहा है, नहीं तो करना ही नहीं था। अब हमको क्या पता कि हमारे भरोसे इतने लोग डाल भी देंगे, बट ठीक है, पैसा नुकसान नहीं होगा, बट देन दैट इज नॉट द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट वी डू। सो ये तो रेड फ्लैग की बात यह है कि बस मतलब ये छोटे बड़े पैरामीटर है। और जनरली बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम तो खुद प्रैक्टिस किए, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि देखो, हर जज को ये पता चल जाता है कि मुजरिम कौन है और गुनहगार कौन है और कौन इनोसेंट है। लेकिन जजमेंट तो वो प्रूफ के भरोसे देता है। अगर कोई आदमी स्मार्टली है, जजमेंट मतलब गुनहगार होते हुए भी उसके पास कुछ एविडेंस नहीं मिला है, तो उसको माफी करना, बरी करना पड़ता है। तो जज को लेकिन पता है कि ये गलत किया है। तो ऐसे सीए हमको तो प्रमोटर्स को मिलते हैं या एक बुक्स देखते, तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस पता चल जाता है कि ये बुक्स बनाया है या क्रिएट हुआ है। तो दैट बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट हेल्प्स अस। तो जैसे डॉक्टर प्रशांत का जब फेस टू फेस हुआ था, उन्होंने कहा थी ये बात कि भाई सारे गुण नहीं मिल सकते हैं, और होते तब तो फिर ये मिलती ही नहीं इस सस्ते में। तो आर यू ओके टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी नोइंग दैट उसमें एक्स प्रॉब्लम है बुक्स के अंदर में? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसएमईज के अंदर में बुक्स में इश्यूज रहते हैं। जैसे एक कॉमन इशू है कि सेल्स दिखाया हुआ और डेटर खड़ा है, तो टेक्निकली वो आपने बुक्स में सेल्स को फैब्रिकेट किया है, क्योंकि आपको आईपीओ लेके आना है तो आपको सेल्स दिखाना पड़ेगा। सर मैं नहीं करता, क्योंकि देखो क्या है, लोगों की फितरत बदलती नहीं है। अगर इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है, वो चाहे कुछ भी हो, तो मैं तो नहीं करता। प्रमोटर पे आप यस और नो बाइनरी होता है, या तो अच्छा है या बुरा है। अगर आपने जैसे एक एग्जांपल दिया, अगर वैसा हो तो मैं तो नहीं करूंगा, भले उसकी कंपल्शन कुछ भी हो। तो क्योंकि आज इसने इसके लिए ये किया, कल और कुछ एक चैलेंज आएगा, एक कोई टेंडर आया जिसमें उसको ना मिनिमम क्राइटेरिया 200 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, तो उसने और एक 50 करोड़ का एंट्री घुमा लिया, ये बोल के कि सर मेरे को ना मेरा एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 50 करोड़ का एंट्री घुमा लिया, अभी मैं एलिजिबल हो गया। तो कहीं ना कहीं वो तो गलत ही है ना। आप हर आदमी तो आप जब पब्लिक हो जाते हो, आप अकेले की कंपनी नहीं है, आपके भरोसे 10,000 लोग, 10,000 शेयर होल्डर है, आप उसका ट्रस्ट को ब्रेक करते हो। तो अगर वैसा तो नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं करूंगा। तो आपका टॉलरेंस लेवल फॉर एनी स्मॉल कंपनी इज इट वेरी हाई? कि जैसे आपने वो मशीनरी वाली एग्जांपल लेता हूँ कि आपने कहा कि एक्चुअली मशीनरी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर उन्होंने 15 करोड़ दिखा रखा है, बाकी पैसा उन्होंने कच्चे में कभी पुराना दिया होगा, बट मैनेजमेंट अच्छा है। 3 घंटे का इंटरेक्शन वाला समझ आएगी, यार बंदे बहुत सही है, अब ये पुराना उनके दादाजी ने किया होगा, कंपनी तब की चले आ रही है, तो वो बोल रहे हैं कि इट्स ओके, कर लिया, लेकिन यहाँ से हमको ग्रो करना है, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। तो अब विल यू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ? सर देखो, बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, मैं तो करूंगा। देखो अभी आप ये बोलोगे कि वो नहीं कर रहा और ये वाला तेरे को सेट है, तो गलतियां में भी कौन सी गलतियां है जो माफ करने लायक है और माफ करने लायक नहीं है हमारे हिसाब से। अभी आपको एक बता दूं कि आप एक सड़क पे आप मर्सिडीज लेके जा रहे हो अपनी, वन वे में एक साइकिल वाला आ गया, आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो सही जा रहा हूं, मैं तो अपने हिसाब से जाऊंगा। वो साइकिल वाला थोड़ी रुकेगा, वो तो पप्पी दे के जाएगा, आपकी गाड़ी की बैंड बजा देगा। अपने को तो साइड में हो जाना चाहिए। तो बहुत बार क्या है कि बीइंग राइट से ज्यादा बीइंग करेक्ट होना जरूरी है। तो हम ये समझते हैं ये करेक्ट है, राइट नहीं है मान गया, लेकिन करेक्ट तो है, तो ठीक है। तो जब आप अपना टॉलरेंस मेजर करते हैं तो उसमें क्वांटिटी जो आप ले रहे हैं उसमें भी इम्पैक्ट आता है कि जहां आपको लग रहा है कि इशू है, बट आई एम ओके टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, तो वहाँ आप छोटा कर देते हैं। जहाँ आपका कन्विक्शन बहुत हाई होता है वहाँ बड़ा कमिटमेंट कर देते हैं। जहाँ आपके चेकलिस्ट में सब कुछ टिक हो तो ऑब्वियसली यू लाइक टू गो ऑल इन विद दैट, नो? तो देखो बहुत बार क्या होता है, वो हमारी टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं कि फ्री हिट, लेग साइड में फुल टॉस मिलता है, तो फिर सब कुछ बेच के डाल दो। लाइफ में मेरे एक टाइम ऐसा हुआ कि 99.62% ऑफ माई पोर्टफोलियो वाज सिंगल स्टॉक। ओह माय गॉड। ठीक है, वो करना नहीं चाहिए। आज हो सकता तो शायद मैं नहीं करता, बट उस टाइम खोने का ही कुछ नहीं था, तो कर लिया। एंड आज मैं हूं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के बदौलत में हूं कि जब एलोकेशन आपने सही कर दिया ना,
और वो आपका कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ओनली एक्ट ऑफ गॉड कैन गो अगेंस्ट यू। तो हम, मेरा ये मानना है कि अगर भगवान ने चाहा कि गुनाह तेरे को पैसे कमाने ही नहीं दूंगा, तो ये नहीं तो दूसरे मेथड से मेरे को उतार ही देगा। मेरे को फेल ही करना, तो वैसे ही फेल हो जाऊंगा। तो जब बहुत बार ऐसा होता है कि देखो, ऐसा पिक्चर परफेक्ट तो कोई कंपनी होती नहीं, हर कंपनी में कुछ तो रिस्क होता है। अगर हमारा तो सबसे बड़ा मानना ये है कि अगर कोई कंपनी में रिस्क नहीं है तो सबसे बड़ा रिस्क वही है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो कुछ तो ऐसा है, मतलब क्या होता है कि जो परफेक्ट बच्चा होता है ना, जो हाथ धोता है, बिस्लरी का पानी पीता है, ये होता है, वो जब इंडिया आता है ना, पहला बीमार वही पड़ता है। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने किया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन वन ग्रुप ऑफ स्टॉक विच इज 2 कंपनीज टुगेदर वाज 56% ऑफ माई पोर्टफोलियो। पैसा बना है, लेकिन आई वुड नॉट एडवाइस एनीबडी। बट आज मेरे को ऐसा मौका मिले तो शायद मैं वो फिर कर लूं। हो सकता है 56 नहीं करूं, 20-25 कर ही लूं। ऐसा हमने किया अभी रिसेंटली, एक बार कंपनी में किया। लेकिन फिर कब क्या होता है कि बुल मार्केट था, पागलों जैसे चल रहा था, तो मतलब उसका जो भाव है, जो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हो गया, तो हमने थोड़ा ट्रिम किया। ट्रिम इसलिए किया कि बहुत ज़्यादा था माल, उसके लिए किया। सो आज भी मौका मिला है। देखो आप सहवाग को कितना भी समझा दो, 94 में अगर सिक्सर मारने की बॉल है तो सिक्सर ही मारेगा वो। तो हम भी वैसे ही है, हमको अगर लगता कि यार ये फ्री हिट है, ये करना है, पैसा गया तो गया, हम उस पर ज़्यादा नहीं सोचते। तो आप वो स्टॉक से एग्जिट कर गए जो हाईएस्ट एलोकेशन था उसमें? नहीं, वो आज भी है, 11 साल हो गए, 1% होल्डिंग आज भी है। और वो स्टॉक नाउ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ योर? नहीं, अभी तो बहुत, मतलब वैसे बोलना गलत हो जाएगा वो, क्योंकि फिर लोग बैक एंड कैलकुलेशन करना चालू कर देंगे। बट पॉइंट ये है कि वो 25 करोड़ की कंपनी आज 4000 करोड़ की कंपनी हो गई। वाह, आज भी है। बट मैं ऐसे पूछ रहा था कि आपने ट्रिम किया, ऊपर में बेचा है कि वो वैसे ही पड़ा हुआ है और अब वो ऑब्वियसली एज अ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो कम हो गया है? नहीं, ऐसा परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो तो कम हुआ ही है। और दूसरा, हमने क्या होता है कि एक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है और एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसी को वो अपने अश्विन जी जैसे तो नहीं कर सकता। मेरे पास चार्ट वार्ट तो नहीं है मेरे पास। आप मेरे ऑफिस आओगे तो ना आप तो मेरे ऑफिस आए हो, ना टेलीविजन दिखेगा, ना मॉनिटर दिखेगा, कोई स्क्रीन दिखेगा, ना न्यूज़पेपर दिखेगा, ना न्यूज़ मैगजीन दिखेगा। बट हम भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो हमको ये पता है कि इस कंपनी का ना बहुत ज़्यादा ठुक गया है, ये बाजार जब घूमेगा तो ये पहले घूमेगा, तो खरीद लेते हैं। फिर वो ऊपर गया तो उसको ये वाला पोर्शन बेच देते हैं, ये करते हैं। और बहुत बार ये होता है कि, लेकिन वो वाला पोजीशन आज तक नहीं बेचा है, वो इंटैक्ट है। और इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, तो बट उसमें आपने समझो, मैंने उस टाइम समझो 1.5% लिया हो, आज भी 1.12% है। वो 1.12% मैंने 7-8 साल से वैसे ही रखा है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे भरोसे कोई पैसा भी दे दे, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो कर लेते हैं। बट जनरली जिस कंपनी में तो देयर आर ऑफ माई फर्स्ट 8 कंपनीज, 5 कंपनी में आज भी मेरा स्टेक है, जो एनवायर बिटवीन 11 to 8 ईयर्स है, 8 to 11 ईयर्स है, लेकिन आज भी स्टेक है। किसी में थोड़ा कम है, 2 कंपनी है जिसमें एक भी शेयर नहीं बेचा आज तक, ऐड ही किया है। वाह, अच्छा, ये हमने मोटा मोटी आपसे एंट्री और थोड़ा प्रोसेस भी समझ लिया। और क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेडर मेंटालिटी का हूँ, तो एग्जिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा सेगमेंट है, इसमें एग्जिट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लिक्विड कम है। एग्जिट जब आप मार्केट जब खराब होगा तब तो एग्जिट मिलने वाला नहीं है। तो एग्जिट करना होगा तो एकदम पीक पे करना होगा, और अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, जैसे आप नहीं कर रखे हैं 5-6 स्टॉक के अंदर। नहीं, सो जो 6 कंपनी है, एक आपने बताया, मैंने बताया 20,000 करोड़ की कंपनी है, एक कंपनी 4,000 करोड़ की कंपनी है, 2 कंपनी 2,000 प्लस की कंपनी है, और 2 कंपनी है जो 600-700 करोड़ की कंपनी है। वो हमने सब 50 करोड़ 30 करोड़ में लिया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया हमने। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि आपने जब खरीदा तब लिक्विडिटी थी, और आपने बेचा तब लिक्विडिटी नहीं है, तो आपने स्टॉक ही बेकार लिया है। नॉर्मली ये होता है कि यू बाई व्हेन नोबडी वांट्स टू बाई एंड व्हेन यू सेल व्हेन एवरीबॉडी वांट्स टू सेल। आप वो आपके उस कंपनी में इतना चीज बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला रहता हूँ, हर आदमी तो लेना चाहिए। एक अगर वो स्टार्टिंग से एंड तक मैं ही अगर इन्वेस्टर हूँ तो फिर वो मैंने कंपनी गलत चूज करी है।
इनवेरिएबली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जैसे जैसे कंपनी अच्छी करी, लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट कम्स और आपको एग्जिट मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना वो 25 करोड़ वाली की 14,000 करोड़ तक तो कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, लेकिन 14,000 करोड़ हो गया। और मैंने जब बेचा एक सिंगल ऑर्डर में बिका मेरा पूरा माल। मेरे को लगा मैं बहुत होशियार आदमी, बहुत बेच दिया, बहुत मक्खन जैसा हो गया, क्योंकि मेरे लिए 22x हो गया था वो, नहीं 60x हो गया था वो कितने दिनों में, मतलब मेरे को लगता है 15 या 20 महीनों में। हमको लगा यार ये बहुत हो गया ये तो। हाँ, उसके बाद वो स्टॉक चला ही नहीं, 5 साल नहीं चला, पर उसके बाद वो फिर बढ़ गया। तो मेरे ओरिजिनल भाव से तो आज का ही हो गया 25 करोड़ वाला 20,000। नॉट अ सिंगल प्रिफरेंशियल, नॉट अ सिंगल QIB, नॉट अ सिंगल फंड रेस। कंपनी के बाद आज की तारीख में 1,000 करोड़ के ऊपर, नजदीक 8,000 करोड़ के ऊपर कैश है, डिविडेंड पेइंग कंपनी, एंड एक या दो US FDA प्लांट है, और सब कुछ है बगैर कोई डाइल्यूशन के। तो ऐसा नहीं है। तो वो जो दूसरी वाली कंपनी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है उस प्रोडक्ट का। वो जब आती थी तब 12,000 टन बनाती थी साल का नहीं 9,600 टन बनाती थी। आज 10 साल में उसका हो गया करीबन 1.5 लाख टन, नहीं सवा लाख से 1,30,000 टन का हो गया। सो दे हैव ग्रोन मोर देन 10 टाइम्स। तो ऐसा नहीं बिकता। लेकिन मैं वही बताया, स्टार्टिंग में ये जब हम लेते हैं तो सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि 5 साल बाद मैं इस स्टॉक को बेच सकता हूं क्या। कंपनी की देखो, हमारे ना एक, मैं जब CA प्रैक्टिस करता था ना, तो एक महेश्वरी मेरे क्लाइंट थे। जब मैं आर्टिकलशिप की बात कर रहा हूँ तो मेरे को एक ही चीज़ बोलते हैं ना कि लुगाई कितने भी फूट रही हो, टाबर नहीं जिन्हें तक जन तक उन्हें कोई भाव नहीं देवे। सो मारवाड़ी में ये बोलते थे। तो आपकी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर वो पैसा ही नहीं कमा सकता, एग्जिट ही नहीं दे सकता, ऐसा स्टॉक के करेंगे क्या। सो वी सी टू दैट 5 साल बाद आपको एग्जिट मिल सकता, क्या मिले नहीं मिले ऊपर वाले के हाथ में, वो तो समय बताएगा। और एक्चुअल में क्या होता है, वो 2 साल में एग्जिट मिल जाता है। हम तो क्या कि जब ऑन बोर्ड टिकट लेते तो साथ में रिटर्न टिकट लेके चढ़ते कि पता चले कि बोर्डिंग हो और उतरने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा नहीं करते, कोशिश करते हैं। तो अभी इस तरह के मार्केट सिचुएशन में जहाँ पर एक टेम्परेरी मार्केट में ओवरऑल फॉल है, उसके कारण ऑब्वियसली हाई बीटा कंपनीज में ज़्यादा फॉल होंगी, तो आप लोग माइंडसेट क्या रखते हैं अभी? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सर देखो, बहुत मैंने 4 दिन 1 हफ्ते पहले ट्वीट भी किया, बाजार खराब नहीं होता है। मार्केट्स आर ऑलवेज गुड, इधर गुड टाइम टू बाई और गुड टाइम टू सेल। ठीक है। मेरे दादाजी नाना जी मुर्ख बोलते थे कि गुना इस साल ना बहुत पैसा बनेगा। बोले क्यों? बोले यार इस साल फसल बहुत बढ़िया हुई है, बम्पर क्रॉप है, अपने को बहुत माल मिलेगा, अपने को तो गोडाउन में स्टोर करना है और फिर बेचेंगे अपन बहुत पैसा, तो आपके लिए तो बम्पर है। वो मैं किसान को जाके बोलूँगा, बोले भाई साहब बहुत गलत हो गया इस बार, तो क्या इतनी प्रोडक्शन हो गई, चावल का भाव जो 10 रुपया किलो होता था अभी 4 रुपये में बिक रहा है। तो आपके लिए अच्छा है और उसके लिए बुरा है। तो आप किस सीट में बैठे वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी अच्छी कर रही है और नथिंग इज चेंज एक्सेप्ट फॉर द मार्केट सेंटीमेंट, और आपको लगता है कि बाजार, मेरे को पता नहीं बाजार कब बॉटम होगा, क्योंकि मेरे को कभी पता भी नहीं था कि कब मैं बुल मार्केट से बेयर मार्केट में आ गया। मैं तो घर पे एक शादी थी, वो 2 शादी थी, वो अटेंड करके आया, तो मैं पता जब चला कि जब फोन की घंटी आने बंद हो गई। नहीं तो रोज सुबह था कि भैया कल क्या लेना है, रोज रात को कल क्या लेने का, कल क्या लेने का। अभी फोन आना बंद हो गया तो समझ जाना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। चेक किया तो पता चला कि बाजार ही टूट गया सब। तो 40 दिन में तो सब चेंज हो गया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई, देखो हमने तो अगस्त में बोला था कि बाजार में, और जनवरी 11 में भी हमने बोला कि बाजार का वैल्यूएशन महंगा है, ठीक है, लेकिन आई वॉज ऑलवेज 100% इन्वेस्टेड। मैंने सिर्फ एक ही काम किया, 86% ऑफ माई पोर्टफोलियो वेंट टू अनलिस्टेड। ये जो मैंने ट्वीट भी किया था वो इसलिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को बाजार बहुत महंगा लगे, क्योंकि हो सके, क्योंकि मेरे को बहुत सारे, मैंने एक स्टॉक लिया था 180 रुपये में, 1400 में बेच दिया, भाव 5500 रुपया हो गया, और आज भी वो 2000 रुपये का भाव है। तो मैंने कौन सी होशियारी कर ली? तो बाजार, तो आपको लगता है कि बाजार टॉप हो गया है, मेरे पास ऐसा पैसा नहीं कि मैं 8 महीना कुछ नहीं करूँ। ना मेरे को गोल्फ खेलना आता है, ठीक है, ना मेरे को क्रिकेट खेलना आता। क्रिकेट खेल भी लेता हूँ तो ऐसी बॉडी भी नहीं है कि मैं भाग सकूं।
और नया मेरे पास मेडिक्लेम है कि मैं अगर कुछ हो गया तो मैं जाके ठीक करवा दूँ. सो पॉइंट ये है कि आई कैन नॉट सी, आई एम ए पेरिनियल बुल, और हमको तो रोज अपॉर्चुनिटी दिखती है, पर बाजार अच्छा बुरा सब होता रहेगा. आपकी कंपनी अच्छी बुरी नहीं होनी चाहिए. बाजार अच्छा है और आपकी बाजार खराब हो गया और आपकी कंपनी अच्छी करी तो उससे ज़्यादा क्या मौका चाहिए. यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी थैंकफुल. और जो भी है जो बोलते हैं कि बस इंडिया ख़त्म हो जाएगा, इंडिया स्टोरी ख़त्म है, ये अभी कुछ आने वाला नहीं है, उनको थैंक यू बोलने का, क्योंकि माल मिलेगा. क्योंकि यही लोग जब बाजार ठीक हो जाएगा फिर थ्रेड बनना चालू हो जाएगा, फिर स्पेसेस बनना चालू हो जाएगा, फिर कॉन्फ्रेंस आ जाएगा. ये तो विवेक बजाज जी का है इसलिए हाउसफुल है. नहीं तो अभी आप किसी को बुलाओ, आपको पैसे देने पड़ेंगे आने के लिए. वो पॉलिटिकल रैली जैसा कि भाई एक आदमी का 1000 रुपये प्लीज आओ. ये सत्य है, कोई नहीं करता है. तो एग्जिट मीन आप अगर देखो जो राकेश जी बोलते थे, अगर इफ द ब्राइड इज ब्यूटीफुल यू विल गेट अ ब्राइड ग्रूम. आपका अगर कंपनी अच्छा है तो माल बिकेगा ही बिकेगा. देखो हो सकता है कि आज बाजार जो गिरा है, लोगों को मौका मिला है कि यार देख आपने बहुत एक्सपेंसिव ले लिया, देखो हमने बोला था बाजार एक्सपेंसिव, आपको बेच देना चाहिए था. मेरे को आप एक इन्वेस्टर बता दो जिसने बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है, और ऐसा नहीं है कि जी अरे अभी 2700 में टाइटन बहुत महंगा हो गया, पूरा माल बेच दे, फिर 6 महीने बाद ना ये फिबोनाची चार्ट, ये जो भी डबल बॉटम जो भी हो गया 1870 में वापस ले लेंगे. ऐसा किसी ने नहीं किया. मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आदमी बड़ा पोजीशन ऐसे इन्वेस्टर बेच के या टाइम करते करते लिया है, कोई नहीं करता. मेरे अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे को मिलवाना, मैं मतलब उसका गुरु, वो ऐसा मैं तो उसको गुरु मानूंगा और उसके शिष्य बनने की कोशिश करूंगा. मेरे को नहीं लगता कोई पॉसिबल है. बोलने के लिए हालांकि मैंने पोर्टफोलियो जीरो कर दिया, वो ट्रेडिंग वाला आदमी जीरो कर सकता है, इन्वेस्टर पोजीशन कैसे जीरो कर सकता है? एंड क्या चीज टॉप हो सकता है, क्या चीज बॉटम है, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता. ओके मेरी तरफ से एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद विल ओपन फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल. वो है वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी कंपनी जो ग्रो कर रही है या एक्सपेक्टेशन बहुत होता है कि ग्रो करेगी, उसका हाई वैल्यूएशन होता है, और जब मार्केट क्रैक करता है तो हाई वैल्यूएशन कंपनी को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है. जब आप एंटर करते हैं किसी स्टॉक में, आप वैल्यूएशन को कैसे जज करते हैं? सर मैंने वापस यही बताया कि जब एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है ना, कुछ ऐसा बैलेंस शीट में है, तो उसमें वैल्यूएशन का पॉइंट ही नहीं है. मतलब हम हाँ ये जरूर मैट्रिक्स बनाते हैं, कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट आउट ऑफ अरेगेंस. आपने, मेरे को लगता है कि आपने यहाँ पे हमको बुलाया ये सोचने की मैं हॉनेस्ट फीडबैक दूं, और मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ हमारा फंडा क्लियर है कि अगर हम एमएसएमई करते, छोटी कंपनियों में करते, अगर हम गलत गए तो 3 टाइम्स हमारा रिटर्न आना चाहिए, और सही हुआ तो मिनिमम 30 टाइम्स होना चाहिए. अगर ब्लॉकबस्टर हो तो 30 गुना मिलना चाहिए. तो हमारा जो सिक्का ना शोले जैसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पड़ेगा तो एक ही तरफ, पैसा तो कमाना है. तो ये सोच के तो उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं कि अगर ये कुछ नहीं किया तो यार रद्दी के भाव में भी 6 रुपये किलो बिक जाएगा. ओके तो अपने को ये ध्यान रखना कि 2 रुपये किलो में लेने का. ओके तो फिर उसके लिए टाइमिंग करना जरूरी है. देखो इन्वेस्टमेंट इज टाइम स्पेंट, मार्केटिंग इज, ट्रेडिंग इज टाइमिंग मार्केट. इन्वेस्टमेंट में आप टाइम, आप कौन सा स्टॉक कब लेने का, मैं तो एक ही चीज समझ सकता हूं कि लड़की पसंद आई तो आई लव यू बोल देने का, कंपनी अच्छी लगी तो माल ले लेने का. आप उसके टाइमिंग में जाओगे या टाइम करने जाओगे तो मतलब बहुत लोगों के पास वो चार्ट देखने का है या वो डेटा देखते हैं. मेरे जो मित्र हैं जो कलकत्ता से मेरे को बताते कि ना आज यंगस्टर है, वो मेरे को बोला कि RSI जो है वो कुछ 55 हो गया, 40 तक आना चाहिए, 80 गया तो गलत है. उन लोगों के लिए परफेक्ट है एंड वो बहुत कमाल का काम करते हैं. एंड एक्चुअली आइडियली व्हाट शुड हैपन इज दैट आई शुड लर्न फ्रॉम देम, एंड इस दोनों का मिश्रण होना चाहिए. फिर मेरे को याद आ जाता इरफान पठान की, वो पता चला कि अच्छा भला कर रहा था, यॉर्कर डाल रहा था, किसी ने आके उसको ज्ञान दिया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा. तो हमको ये सही समझ आया कि अपने को धोनी जैसा रहना चाहिए. यॉर्कर है तो हेलीपॉटर सिक्सर अगर मारने जैसा तो मारने का, और बॉल पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो अपर कट मारना तो अपर कट मारने का, कुछ नहीं, ये सब नहीं सोचने का. तो टाइम करना ऐसे इन्वेस्टर, पता नहीं आप जाके घर पे जाके पूछोगे पापा मेरे को कि लड़की पसंद आ गई,
मैं उसको हाँ बोलूँ, आपके दोस्त को बोलूँ, पता चले तब तक आपका दोस्त ही उसको आई लव यू बोल के पटा लिया। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा स्टॉक में। अच्छा। His son is also here, he's listening everything. हाँ, मेरा लड़का है, उसको तो साथ मैं हर चीज़ बोलता हूँ। बट देखो, मैंने तो लाइफ में एक ही लड़की देखी, मेरे घर वाले बोले इससे शादी करनी, मैंने कर ली। ठीक है, उस दिन एक अच्छा काम किया। लाइफ में 2 अच्छे काम हुए जब मेरी मम्मी मेरे को पैदा की 1975 में, तो उनको धन्यवाद देता हूँ। आई विल बी एवर फुल ग्रेटफुल टू हर कि इस अपने को ये धरती दिखाई है जिसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हम उसके लिए आए हैं और अच्छा करके जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो मम्मी को हाई फाई देंगे कि हम अच्छा काम करके आए हैं। दूसरा, जब हमने मेरे पापा की बात मान ली, मम्मी की बात मान ली, बोले ये लड़की से शादी करना, एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर द फैमिली। देखो, जब 20-22 दिन आप ट्रैवल करते हो ना, तो एवरीबडी गिव्स, योर पेरेंट्स गिव सैक्रिफाइस, योर फ्रेंड्स गिव सैक्रिफाइस, योर चिल्ड्रन। मेरा बच्चा कब कॉलेज पढ़ के मेरे साथ आना चला पता ही नहीं चला। और मेरी डॉटर मेरे को बोलती, पापा मैं तो वो स्पोर्ट्स शू पहन के आना, बोला पापा फॉर्मल शू पहन के आओ, वीडियो दिखेगा बुरा लगेगा, आपको नहीं मेरे दोस्तों को दिखाना पड़ेगा, बुरा लगेगा। तो अपने को समझ आ के बच्चे जवान हो गए, समझदार हो गए। समझदार तो वैसे ही थे, लेकिन जवान हो गए। तो पॉइंट है कि देयर इज रियल सैक्रिफाइस फ्रॉम एवरीबडी। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरे को लगा कि आपने आखिरी क्वेश्चन पूछा, तो मेरे को लगता मैंने जो हॉनेस्ट आंसर था मैंने दिल से दिया। हो सकता कि बहुत लोगों को लगता हो कि हमने कुछ जो एक्चुअल में नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ, ऐसा नहीं है। हमने जो समझ आया वो बोल दिया है। मुझे ना राकेश झुंझुनवाला जी की याद आ रही है, इनसे बात कर रहे थे, वो भी इतने बिंदास थे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली वी वांट टू हैव लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चन, बट आई वांट पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग SME इन्वेस्टिंग, संदीप भाई, अमित भाई, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। सो बिफोर दैट मैं आपको ना मैंने कल ही एक ये स्टोरी बनाई। मेरे को ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ना SME माइक्रो कैप कंपनी में ना यू हैव टू बी हैंड्स ऑन। बहुत बार क्या होता है कि आप समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 2 साल पहले जो सेक्टर था, 1 साल पहले जो सेक्टर था, वो सडनली चेंज हो जाता है। तो आप अगर सेक्टोरल पे करते हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मोर इम्पोर्टेंटली इन SME कंपनीज में। और एक कंपनी है कि जिसको सिक्निकल से कोई टेंशन नहीं है, वो तो लंबा रेस का घोड़ा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि गुना जी क्या स्टॉक लेना है, विच इज़ वेरी डेंजरस। आई टेल यू व्हाई। मैं जब स्कूल पास आउट हुआ ना, तो मेरा जो क्लासमेट है वो बहुत ज़मींदार था, बहुत बड़े पैसे वाला था। तो उसने बोला कि गुना मैंने एक ज़मीन बेची है, बहुत पैसा आया, मेरे को एक पिक्चर बनानी है। तो मैंने बोला चल ठीक है, एक काम कर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी ले ले, पिक्चर बना ले, बहुत सुपर हिट जाएगी। तो बोला ठीक है। मैंने बोला सिंगर मेरा फेवरेट उदित नारायण को ले लेना, अभी नॉट फॉर अदर रीजन बट फॉर सिंगिंग रीजंस। तो मैंने बोला उसको ले लेना, अच्छा करेगा। तो कोविड के बाद मेरे को मिला कि अरे भैया मैं उसको पहचाना ही नहीं। बोला क्या हो गया रे तेरे को? तो बोले सर आपके कारण हुआ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोला आपने बोली पिक्चर बनाई, मैंने पिक्चर बनाई, तो पिक्चर रिलीज, क्या हुआ, पिट गई? बोले पिटे तो छोड़, रिलीज ही नहीं हो रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गया? सर मैंने अनिल कपूर को लिया, माधुरी दीक्षित मैडम को लिया, मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लिया, अभी लक्ष्मीकांत जी तो है नहीं, बट इन सबको लिया, और पिक्चर को रिलीज करने को तैयार नहीं है। बोले क्यों, कब लिया? तो काम नाम क्या? उसने कुछ नाम बताया, मैं तो कभी सुना ही नहीं। बोले कब बनाई? बोले 2017 में बनाई मैंने। सो पॉइंट ये है कि आज का जो स्टॉक है, मैं बोला कि मैंने 200 रुपये में लिया और आप उसको 1700 में लोगे, फिर आपको वो वही होने वाला, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसा हाल। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अंडरस्टैंड, डोंट आस्क फॉर स्टॉक्स, यू अंडरस्टैंड व्हाई यू बॉट अ स्टॉक, यू अंडरस्टैंड इफ व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड व्हाट कैन गो गुड। आप उधर बैठे हो गोवा में, जाके मद्रास जाओगे या बॉम्बे जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस है, देन यू शुड अलाइन योरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है, और ये टाइम का बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो दैट इज़ वाई टाइम इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना चाहिए। Okay, thank you for all the questions and really good. I think it was a master class on SME investing, and this should go on YouTube as early as possible. Thank you, Guna bhai.
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.